नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत पाटिल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में। आज हम पपाया की उन्नत खेती के बारे में मतलब पपाया का मॉडर्न एवं साइंटिफिक खेती का पूरा नॉलेज आपको हम देंगे। इसमें अगर देखा जाए तो पपीते का हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कौन कौन सी प्रकार की सॉइल लगती है, उसको क्लाइमेट कैसा सूटेबल होता है, पपीते के लिए कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं जो ज़्यादातर लगाई जाती है पूरे इंडिया में, नर्सरी मैनेजमेंट कैसा है, पौधे कैसे तैयार करते हैं, इस पपीते में कौन कौन सी कीट एवं रोग जिसको हम बोलते हैं पादप आते हैं उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, उर्वरक कौन कौन से हैं, कौन कौन से उर्वरक का हम नियंत्रण या प्रबंधन कैसे करते हैं, पानी जिसको हम बोलते हैं सिंचाई उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उत्पादन कैसे लेते हैं उसका पूरा, ऐसी एक ना अनेक जानकारी के साथ हम आपके लिए ये अच्छा सा पपीते के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए, मतलब आप पपीते की खेती आराम से कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको किसी अन्य पपीते के बारे में वीडियो की गरज नहीं पड़ेगी या फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, पपीता देखा जाए तो एक प्रमुख उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फल है। मतलब अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। और भारत का विश्व में पपीता उत्पादक देश में अगर देखा जाए तो 4 कंट्रीज है, उसमें ब्राज़ील, मेक्सिको, नाइजीरिया, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर होता होगा पपीता का तो होता है भारत में। और भारत में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश ये मुख्य राज्य हैं जिनमें पपीते का उत्पादन आप ले सकते हैं। पपीते में अगर देखा जाए किसान भाई, अगर हम हेल्थ का बेनिफिट देखा जाए तो उसमें पर्याप्त मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो आम के बाद इसका सबसे ज़्यादा विटामिन इसमें होता है। उसके बाद में विटामिन सी एवं ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल जिसको हम खनिज कहते हैं ये सब इसमें पाए जाते हैं। और हम बस उसको ये फल हम ताज़ा भी खा सकते हैं। और दूसरी बात, इससे हम जो प्रोसेसिंग करते हैं वो प्रोसेसिंग से हम अगर देखा जाए तो उससे हम बर्फी तैयार कर सकते हैं, पेठा तैयार कर सकते हैं, खीर तैयार कर सकते हैं, रायता, जैम, जाली, नेक्टर तथा कैंडी आदि बहुत सारे प्रोडक्ट हम पपाया से बनाते हैं। इसलिए पपाया का अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड इसका बहुत सारा डिमांड है। इसलिए आपको पपीते की खेती करना बहुत ज़रूरी है। और पपई में अगर देखा जाए तो एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं पेपेन, जिसका औषधीय बहुत अच्छा खासा गुणधर्म है। और ये औषधीय गुणधर्म होने की वजह से, मतलब ये पेपेन होने की वजह से चिकित्सक जो होते हैं, अपने डॉक्टर जो होते हैं, वो भी बहुत सारी बीमारियों पर हमें पपीता खाने का आग्रह धरते हैं या फिर पपीता खाने का हमको सजेशन देते हैं। पपीता भारत के फलों में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए रखा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये 4 नंबर के स्थान पे है। ये 6 माह मतलब 6 या 7 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है और ये 2 वर्ष तक चल सकता है। 2 वर्ष तक उसकी अच्छी खासी उसका उत्पादन आ जाता है पपीते से। इसके आप खेती भी कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना अगर गृह वाटिका जिसे हम बोलते हैं, रोप वाटिका भी हम इसका तैयार कर सकते हैं। इसमें हमें अच्छा खासा फायदा मिलता है। किसान भाई, अगर देखा जाए तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सॉइल के बारे में और क्लाइमेट के बारे में। अगर मृदा के बाद देखा जाए किसान भाई हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मृदा होनी चाहिए कि जो 6.5 से लेकर 7.5 तक जिस ज़मीन का साबु जिसे हम पीएच कहते हैं ये अगर मेंटेन है तो वो ज़मीन ये पपीते के लिए सबसे अच्छी है। और जहाँ पे जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है वो ज़मीन इस पपीते के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें सब प्रकार के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। इसलिए ये ज़मीन पपीते के लिए अत्यंत अच्छी है। दूसरी बात, क्लाइमेट का हम अगर संदर्भ ले तो कम से कम मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अगर हुआ तो ये टेम्परेचर पपीते के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए पपीते का, हमारे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपया। और उसकी फैमिली अगर देखी जाए तो कैरिकियासी इसकी फैमिली है मेरे किसान भाइयों। अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए
तो पपीते में कि हम अगर कहते हैं कि हम बहुत सारे किसान भाई को ये क्वेश्चन आता है कि हम पपीते की लागवड या फिर हम पपीता हम कब लगा सकते हैं, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जून जुलाई इज़ द बेस्ट मंथ फॉर प्लांटिंग ऑफ द पपया, या फिर मार्च अप्रैल। लेकिन जहाँ बारिश ज़्यादा होती हो या फिर जहाँ सर्दी वाला एरिया हो, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा गिरती हो, वहाँ पे हम फरवरी या मार्च महीने में भी हम अपना पपीते की उगाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि इसके कौन कौन से किस्में होती है, जिसको हम वैरायटीज़ बोलते हैं। किसान भाई अगर देखा जाए तो जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलोर में स्थित है, उसके बाद हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हमारा विभागीय केंद्र है, जिसे हम रीजनल स्टेशन बोलते हैं, जो पूसा दिल्ली में है, और तीसरा जो हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर, इन्होंने कम से कम 100 से लेकर 150 तक की वैरायटी आज तक का डेवलप की है। लेकिन मैं आज आपको जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूसा नन्ना, उसके बाद में कुर्ग हनीड्यू, रेड लेडी 786। रेड लेडी 786 जो वैरायटी है, ये ऐसी एक किस्म है जो अधिक उत्पादन, मतलब कम से कम 40 टन के आसपास आपको उसका उत्पादन मिलता है, और एवं सब रोगों के लिए ये लड़ने की क्षमता वाली वैरायटी है। ये उभयलिंगी वैरायटी है। उसके बाद में उसको हम बोल सकते हैं कि इसी के कारण ये सर्वाधिक लोकप्रिय वैरायटी है, रेड लेडी 786। उसके बाद में विनायकी है, बड़वानी लाल है, बड़वानी पीला, वाशिंगटन, सूर्या, पूसा डिलीशियस, पूसा मैजेस्टी, पूसा डॉर्फ, पूसा जयंत। उसके बाद में कोयम्बतूर 1, कोयम्बतूर 2, कोयम्बतूर 3, कोयम्बतूर 4, कोयम्बतूर 5, कोयम्बतूर 7, रांची एक्सेट्रा वैरायटी बहुत हमारी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। उसके बाद में पेन 1 या फिर पंत पपीता एक्सेट्रा बहुत सारी वैरायटी है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट देती है, या फिर हमें अच्छा खासा इससे यील्ड होता है। लेकिन फार्मर भाइयों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जिसे हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल प्लांट रेशो। अगर आपने सही से किया, मतलब क्या करना है आपको कि कम से कम जो हमारा बाग हो या फिर हम पपीते का हमारा जो खेत हो, इसमें आप अगर लगाते हो तो ओनली 10 to 15% तक ही मेल प्लांट होने चाहिए, उससे ज़्यादा मेल प्लांट नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेल प्लांट ज़्यादा फ्रूट बेयरिंग नहीं करते, और अगर ज़्यादा फ्रूट बेयरिंग नहीं करते तो हमारा उसका उत्पादन नहीं आ सकता। इसलिए हमें कम से कम 10 से लेकर 15% तक की हमको मेल प्लांट उसमें रखने, क्योंकि वो पॉलिनेशन के लिए बहुत इसका इम्पोर्टेंट होता है। और अगर किसान भाई सोचते हैं कि आपने तो कहा कम से कम 10-15 वैरायटी, आपने कहा 20 कहा इम्पोर्टेंट कहा, लेकिन इसमें से हमको 5 वैरायटी अगर कहीं नहीं हो तो मैं आपको कहूँगा कि पूसा जाइंट, अर्का प्रभात, सूर्या, पूसा डिलीशियस और पूसा डार, ये 5 वैरायटी या फिर ये 5 किस्म सबसे अच्छी है जो हमें अच्छा खासा रिजल्ट हमारे फील्ड में देती है। तो इसके बाद में आता है हमारा नर्सरी मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं पौधे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो पपीते का 1 किलो का बीज कम से कम 40,000 के करीबन है, मतलब 40,000 रुपये किलो केजी के हिसाब से। आप सोच लीजिए चांदी के भाव से भी ज़्यादा भाव हमारा पपीते का बीज का है। इसलिए हमें इसका हमें पहले हमारे इसमें नर्सरी तैयार करनी है, क्योंकि हमें इसके प्लांट तैयार करने, उसको हार्डनिंग करनी है, और हार्डनिंग करने के बाद हमको इसको खेत में लगाना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट क्रॉप है, डेलिकेट क्रॉप प्लांट है, इसमें सबसे ज़्यादा वायरल का इन्फेस्टेशन होता है। इसलिए हमको पौधे तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम अगर जून जुलाई में लगाना चाहते हैं या फिर मार्च अप्रैल में लगाना चाहते हैं, जब भी हमारा सीजन हो लगाने का, उससे कम से कम पहले 1 महीना आपको प्लांट तैयार करने हैं। प्लांट तैयार करना हम शुरुआत जनरली मार्च में करते हैं, और वो तैयार करने के लिए हमें पॉलीथीन बैग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें 150 से लेकर 200 गेज वाली पॉलीथीन बैग अगर हो तो इसके लिए बहुत अच्छी है, और वो कम से कम 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो और 22 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो, ऐसे आपको पॉलीथीन बैग लेनी है, जिसमें आपको कम से कम 2 या 3 सीड डालने हैं, और 2 या 3 सीड इसके लिए सफिशिएंट होते हैं। उसमें से कम एक अच्छा प्लांट हमें निकल जाता है, और वो हमको लगाना है।
किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपको अगर देखा जाए तो 200 से लेकर 300 ग्राम प्रति हेक्टर आपको बीज दर, जिसको हम बोलते हैं सीड रेट, लग जाता है। और अगर हम हाइब्रिड वैरायटी लेते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी के लिए हमको 80 से लेकर 100 ग्राम तक का हमको बीज लग जाता है। मतलब कम से कम हमको 3,500 या 4,000, या आप हम पकड़ सकते हैं 5,000 का हमको कम से कम बीज हमको लगता है, हमें अगर 1 एकड़ की हमको लागवड़ करनी हो तो उसमें अगर देखा जाए हमारे किसान भाइयों, तो 1.80 इंटू 1.80 या फिर 2 मीटर बाय 2 मीटर पे हमको लगाना है, जिससे कम से कम जिससे हमारा 2,500 से लेकर 3,000 तक रोप हमारे प्रति हेक्टर में बैठ जाएंगे। और इसके तरह हम देखा जाए, अगर हमारा 2,500 या 3,000 हमारा पूरा प्लांट बैठता है इसमें, तो हमारे अच्छे खासे हमारा जो एयर सर्कुलेशन हो या फिर इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह हो, ये हम अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। अब भूमि, जिसे हम कहते हैं सॉइल की तैयारी लगाने के लिए, तो ये अप्रैल जून में हम तैयारी करते हैं। उसमें हम 1.5 बाय 1.5 बाय 1.5, जिसको हम बोलते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, मतलब 1.5 लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा, ऐसा हमको एक गड्ढा लेना है। उस गड्ढे में कम से कम 15 से 20 किलो हमको FIM, जिसे हम हिंदी में गोबर कहते हैं, उसके बाद में 1 किलो प्रति गड्ढा हम कम से कम उसमें जो कुछ हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं अपन उसको, फंजीसाइड वगैरह, वो भी हमको डालने की बहुत ज़रूरी है। या फिर नीम के पत्ते अगर हो आपके पास, तो नीम के पत्ते भी आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर नींबूड़ी केक हो उसमें हम उसमें डाल सकते हैं। और एक गड्ढे में, किसान भाई आप ध्यान में रखें कि एक गड्ढे में आपको एक ही रोप लगाना है, ज़्यादा रोप लगाना नहीं है। तो ये हो गया हमारा पौधे तैयार करने का मैनेजमेंट या फिर नर्सरी मैनेजमेंट। उसके बाद में हमें एक बार लगाया हमारा पपीता फील्ड में लगाने के बाद में अगर देखा जाए, तो हमें कम से कम एक झाड़ के लिए हमको अगर देखा जाए तो 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन, 200 से 250 ग्राम फास्फोरस और 250 से 500 ग्राम हमको K2O देना है, यानी कि पोटैश देने का है। फिर एक बार दोहराता हूँ, 200 से लेकर 250 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 200 से लेकर 250 ग्राम ऑफ P2O5 एंड 250 से लेकर 500 ग्राम ऑफ K2 हमको देना है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो कम से कम 100 से लेकर 125 ग्राम ऑफ यूरिया, 200 से लेकर 250 ग्राम ऑफ SSP और 125 ग्राम से लेकर 150 ग्राम ऑफ MOP हमको प्रति गड्ढा हमको डालना है। उसके बाद में हमको SSP और MOP की पूरी मात्रा दे देनी है, और 10 ग्राम यूरिया रोपण के समय तथा 30 ग्राम यूरिया हमको लागवड़ के लगाने के 2 महीने बाद, तथा हमको 60 ग्राम यूरिया हमें 4 माह के बाद देना अत्यंत जरूरी है, जब हमारा पपाया के फूल आने शुरू हो जाते हैं तब। तो पपीते में अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये वगैरह हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये तो हमने हमको NPK कह दिया, उसमें हमको कैल्शियम नाइट्रेट भी डालना है, या फिर हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हो, या फिर जो न्यूट्रिएंट की हमें डिफिशियंसी देखा जाएगी, या फिर आपके जो कोई एग्रीकल्चर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो भी न्यूट्रिएंट डालने का उसको बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमको इरीगेशन मैनेजमेंट यानी कि सिंचाई का प्रबंधन भी करना ज़रूरत है। उसमें अगर देखा जाए तो सिंपल है, ग्रीष्म ऋतु जिसको हम बोलते हैं समर सीजन में हमको कम से कम 6 से 7 दिन के भीतर आपको एक पानी देना है। मतलब गर्मी होती है, इसलिए आपको 6-7 दिन के भीतर आपको पानी देना जरूरी है। अगर शीत ऋतु है जिसको हम बोलते हैं विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको पानी देते रहना है। लेकिन भाइयों, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ड्रिप सिस्टम लगाइए। ड्रिप सिस्टम पे हमारा एक अच्छा खासा वीडियो है, जिसमें हमने आपको बहुत सारे भारत सरकार की ओर से जो हमें सब्सिडी मिलती है या फिर लोन कैसा होता है वो सब मैंने उसमें दिया है। क्योंकि ड्रिप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इससे हमारा कम से कम 50 से लेकर 70% तक का हमारा पानी का भी बचाव होता है। मतलब सेव्स द वाटर 50 to 70%। एज वेल एज हम इसके थ्रू अगर देखा जाए तो चिलेटेड न्यूट्रिएंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है वो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर ड्रिप के थ्रू हमको वाटर अप्लाई करना है, तो कम से कम 8 से लेकर 10 लीटर वाटर, 8 से लेकर 10 लीटर वाटर हमको कम से कम एक दिन में
अपने क्रॉप के हाइट के हिसाब से या फिर क्रॉप के एज के हिसाब से हमको पानी वाटर हमको अप्लाई करना है। और उस पानी के साथ साथ में हमको कम से कम 13.5 से लेकर 14 ग्राम यूरिया, 10.5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक हमको MOP प्रति सप्ताह हमें ड्रिप में छोड़ देना है, जो हम वेंचूर से छोड़ा करते हैं। अब किसान भाई कहते हैं कि भाई सर आपने कहा कि कम से कम ये 2 साल का पीक है या फिर 1 साल का क्रॉप है, तो उसके जो अपने 1/1 मीटर या फिर 2/2 मीटर में हमारा बीच में बहुत सारा अंतर बच जाता है। इसमें हम कम कालावधि के पीक मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हम इसमें ले सकते हैं, जिसको हम अंतर्वर्गीय पीके कहते हैं, इंग्लिश में उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो उसके मध्य में हम कम बढ़ने वाली सब्जियां जैसे फूलगोभी हो, प्याज हो, लहसुन हो या फिर हमारे जो कुछ एग्रोनॉमिकल क्रॉप होंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के, मूंग उड़द वगैरह, वो भी हम उसमें ले सकते हैं, जिससे हमारा बोनस या फिर हमारा दूसरा हमारा इनकम हमारा शुरू हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि लगाने के 4 या 5 महीने के बाद फ्लावरिंग तो आनी शुरू हो जाती है और छोटे छोटे फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो मैं किसान भाई से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो छोटे छोटे फल होते हैं सब फल उसको लगा के मत रखिए। आपको उसमें से फल निकालना भी होगा, जिसको हम बोलते हैं विरलन, मतलब फ्रूट हमको एक तो उसकी ड्रॉपिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर हमें उसका फल निकालने की बहुत ज़रूरत है। इससे क्या होती है, हमारा फ्रूट जो हम 10 से 12 फ्रूट या फिर 15 फ्रूट हम पर प्लांट रखते हैं, उसकी मोटे होते हैं, अच्छे होते हैं और उनको शेप भी होते हैं। अगर 15 से 20 के ऊपर अगर फल रहे समझे कि एक ही प्लांट पे, तो उसका वो बेरिंग भी नहीं संभाल पाएगा और दूसरी बात फल का शेप भी नहीं रहेगा, साइज भी नहीं रहेगा और कलर भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको कम से कम 10 से लेकर 15 तक की फ्रूट झाड़ पे रखना है, बाकी के सब आपको निकाल देना है। तो ये आपको मैनेजमेंट करना, विरलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए तो कीट नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं कीट नियंत्रण, इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन पपाया क्रॉप, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मतलब चूसने वाली, मतलब जिसको हम बोलते हैं रस चूसने वाली, क्या बोलते हैं उसको, रस चूसने वाली एफिडो, मावा, जावा, तुड़तुड़े, ऐसे बहुत सारी कीट आती है, या फिर लाल मकड़ी। तो पहली सबसे इसमें हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कीट अगर कोई होंगी तो वो है सफ़ेद मक्खी, जिसको हम बोलते हैं वाइट फ्लाई, मराठी में इसे कहते हैं हम पांढरी माशी। यह एक ऐसी मक्खी है जो पत्तियों का रस पूरा चूस लेती है और पूरे क्रॉप को हानि पहुंचाती है। ये वायरल डिसीज मतलब विषाणुजन्य जो रोग होते हैं, इनको फैलाने का सबसे बड़ा काम करती है ये वाइट फ्लाई। इसके लिए उसको हमको कंट्रोल करना जरूरी है, प्रबंधन करना जरूरी है। इसके लिए हमें केमिकल कंट्रोल करने के लिए हमें इमेडाक्लोरापिड 7.8 SL ये लेना है हमको, कम से कम 100 से लेकर 120 ml प्रति हेक्टर, या फिर थायोमेक्सॉन 100 ग्राम प्रति हेक्टर। अब मैं अभी हेक्टर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे बोतल में क्या होता है, सब मॉलिक्यूल होते हैं और सब मॉलिक्यूल डिजॉल्व होने की वजह से आपको पूरे हेक्टर में अगर आपने घोल किया और स्प्रेइंग किया तो अच्छा होता है। लेकिन आजकल आप 1 या 2 ml प्रति आप थायोमेक्सॉन या इमेडाक्लोरापिड भी ले सकते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा प्रति लीटर आपका कंट्रोल हो जाएगा आपका सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कीट है लाल मकड़ी, जिसे हम बोलते हैं रेड माइट, मराठी में बोलते हैं हम लाल कुड़ी। तो यह जो होता है ये पपीते के सतह पर पाया जाता है, मतलब पेज जो होता है अपना, लीव्स जो होता है, लीव्स के सतह पे पाया जाता है। इसके प्रादुर्भाव से पत्तियां पीली पड़ जाती है और काले रंग की हो जाती है, पीली पड़ जाती है, बाद में काली हो जाती है और पत्तियां पूरी नीचे गिर जाती है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमें डाइमिथोएट 30 EC कम से कम 1 से 2 ml या फिर 1 से 2 ml प्रति लीटर ऑफ द पंप, या फिर 800 से लेकर 1000 ml प्रति हेक्टेयर हम उसको फवारनी करके हम अच्छी तरह से रेड माइट का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा रोग, जिसे हम पादप भी बोलते हैं, डिसीज भी बोलते हैं जनरली, मतलब प्लांट डिसीज जो होते हैं हमारे पादप नियंत्रण के लिए। तो रोग जो होते हैं उसमें सबसे पहला अगर रोग देखा जाए तो तना, या फिर इसको कहते हैं हम पौध का गलन हो जाना। यह जो रोग है ये किसी भी उम्र के पेड़ को या फिर प्लांट को आ जाता है और ये पूरा प्लांट को नष्ट कर देता है, पत्तियां पूरी पीली कर देता है। इसलिए आपको ये जो रोग है पौध गलन, ये आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके कंट्रोल के लिए आपको कार्बेंडेजिम 2 से लेकर 3 ग्राम, या फिर आप बीज प्रक्रिया कर सकते हो कार्बेंडेजिम की, या फिर मैंकोजिब की आप इसको बीज प्रक्रिया कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं बीज संशोधन कर सकते हो, जिससे हमारा ये रोग आ नहीं सकता। उसके बाद में दूसरा महत्व का रोग होता है पत्ती
कुंचन रोग ये बहुत वोरेसियस डिसीज है। इसका ये देखा जाए तो ये वायरल का भी प्रसार करता है। इसमें पत्तियां छोटी छोटी एवं धुर्रीदार तथा सिराएं पीली एवं मोटी हो जाती है और यह रोग सफ़ेद मक्खी की वजह से फैलता है, मतलब व्हाइट फ्लाई की वजह से ये फैलता है। इसका अगर कंट्रोल किया जाए तो एक ही इम्पोर्टेंस का कंट्रोल है, जो पौधा आपको ये रोग से प्रादुर्भाव हुआ हो इसको आप उखाड़ के नष्ट कर दो या फिर उसको जला दो, यही इसका सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। और व्हाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, इमेडाक्लोप्रिड 100 से लेकर 125 ml प्रति हेक्टेयर आपको छिड़काव करना है, जिससे आपका अच्छी तरह से व्हाइट फ्लाई का भी कंट्रोल हो जाएगा और पत्ती कुंचन रोग का भी आपका कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद में आता है येलो वेन मोजैक। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज है अपना पपीते में। यह भी एक प्रकार का वायरल विषाणुजन्य रोग है। यह रोग के कारण पत्तियां पीलिया हो जाती है और इसका मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो ये जो फैलता है, ये सब रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, जैसे हमारा मावा, जावा जिसको हम बोलते हैं, एफिड, जासीड्स, व्हाइट फ्लाई वगैरह, ऐसे चूसक कीड़ी की वजह से ये फैलता है। और इसका कंट्रोल करने के लिए एक ही है, इमेडाक्लोप्रिड या थायोमेक्साम, या इससे हमको कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद में अनदर हमारा डिसीज है एंथ्रैक्नोज, जिसको हम बोलते हैं फड़ों का सल जाना या फिर गल जाना या सड़ जाना, जनरली एंथ्रैक्नोज। ये बैक्टीरियल डिसीज है जिसको हम बोलते हैं फफूंद की वजह से जनरली डिसीज होता है और ये फल तथा पपीतों पर लंबे धब्बे बन जाते हैं, जिसके कारण फल सड़ जाता है और गिर जाता है। इसका अगर कंट्रोल देखा जाए तो डायथेन M45 और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर आपको लेके छिड़काव करना है, या फिर ब्लाइटॉक्स या कार्बेंडेजिम 2 से 3 ml या ग्राम प्रति लीटर आपको लेसिस का छिड़काव करना है, जिससे हमारा एंथ्रैक्नोज मतलब फलों का सड़ना आपका कम हो सकता है। देन आद्रन लगन रोग, ये भी पीथियम नामक, ये भी आपको कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बाद में जड़ एवं तनों का सड़ना, ये भी एक रोग है। ये भी हमको रिडोविल या मैंकोजेब से हम कंट्रोल करते हैं, वो 2 ग्राम प्रति लीटर हमको लेना है, जिससे हमारा जड़ एवं तनों का सड़ना कम हो जाएगा। उसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट पपीते का रिंग स्पॉट, मतलब गोल गोल तरह के रिंग स्पॉट आ जाते हैं अपने पपीतों पे, तो ये भी आपको कंट्रोल करना है, जो ये फ्रूट आने के बाद होता है। और डायमिथोएट 2 ग्राम प्रति लीटर पंप अगर आपने लिया तो ये रोग भी आपका अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये कीट एवं रोग की रोकथाम आपको अच्छे से करनी है। ये अगर आपने रोकथाम अच्छे से की तो आपको पपीते का अच्छा खासा उत्पादन आ सकता है। अगर उसके बाद में आता है हमारा पपीते की तुड़ाई, हमको कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, तो अगर देखा जाए तो पपीता के फल लगभग 12 से 15 माह के भीतर जनरली फल तोड़ने के योग्य हो जाते हैं। जब हल्का पीलापन देने लगे और दूध आना बंद हो जाना, मतलब क्रॉप या फ्रूट से, तब समझ लेना कि दिस इज राइट टाइम फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ द पपाया फ्रूट। अब पपाया फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद में अगर आपका ईल्ड का देखा जाए तो कम से कम एक पेड़ से हमें 50 से लेकर 70 किलो तक का हमको फ्रूट मिलता है, मतलब 35 से लेकर 40 टन हमको ईल्ड आ सकता है। अब किसान भाई आप ही सोच लीजिए ये फायदे की खेती क्यों है, क्योंकि अगर आपने देखा जाए तो एक पपाया कम से कम, अब हम होलसेल का भाव अगर पकड़ा जाए तो 8 से लेकर 10 रुपये किलो तक का भाव मिलता है, और अगर हम खुर्दा पकड़ ले जो हम कस्टमर को मिलता है वो कम से कम 20 से लेकर 25 रुपये किलो तक का मिलता है। तो एक झाड़ से अगर 50 से 75 किलो मिलता होगा तो कम से कम आप सोच लीजिए कि 50 किलो एक झाड़ से, एक झाड़ का 10 किलो पर केजी, तो कम से कम हमें एक झाड़ कम से कम 2000 से लेकर 5000 तक का हमें क्या देगा, उत्पादन दे सकता है। मतलब आप सोच लीजिए अगर आपके एक एकड़ में या फिर 1 हेक्टेयर में हमारे 2500 से लेकर 3000 तक प्लांट बैठते हैं, तो हमारा ईल्ड कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक आ सकता है। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा या फिर आपका जो कीड़ एवं रोग मैनेजमेंट होगा या फिर जो अपने पूरे एग्रो या हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स है वो अगर आपने अच्छे से लिए तो आपको अच्छा खासा इसका ईल्ड आ सकता है। और इसके लिए हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फल जो हमारे फल के बागवानी होते हैं ये सब हमारे पास से पूरा का पूरा पपाया ले जाते हैं। इसलिए हमको बस इतना करना है
कि अच्छी वैरायटी लगाना है, जो वैरायटी अच्छी, जो मोज़ेक या फिर जो विषाणु के लिए प्रबंधित वैरायटी है, जिसको हम बोलते हैं वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसी वैरायटी लगानी है। अच्छी नर्सरी से ही हमको उसके प्लांट लेने हैं। कोई भी या फिर सरकार मान्य नर्सरी होगी या फिर आपकी कोई भरोसेमंद नर्सरी होगी, वहाँ से ही आपको इसके प्लांट लेने हैं और इसका मैनेजमेंट करना है। अगर पपीते का आपने अच्छे से मैनेजमेंट किया तो ये एक कैश क्रॉप है, ये आपको बहुत अच्छी खासी ऊंचाई पे ले जा सकता है, अच्छा खासा आपको यील्ड दे सकता है। इसमें आपका, आपके साथ साथ आपका फैमिली का, जिसे हम बोलते हैं कुटुंब का, या फिर अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने तहसील का, अपने ज़िले का। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे साथ साथ मतलब हम तो हमारा आर्थिक उन्नति हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम तो अदर क्रॉप लेने ही वाले हैं। और किसान भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि हमको अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़नी है, हमको कमर्शियल फार्मिंग करनी है। और कमर्शियल फार्मिंग के लिए सबसे अगर बेहतर कोई क्रॉप होगा तो वो है पपीता। इसलिए आप सबके सब पपीते की खेती कीजिए, इसके आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आप सबके सब पपीते की खेती करेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। ये जो मैंने पूरा वीडियो आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने अभी तक का अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे अपने YouTube चैनल पे कम से कम बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड, जिसको हम स्कीम या फिर कल्टीवेशन या फिर सब कुछ जो हमारा मुर्गी पालन है, ये सब कुछ हमारा YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है, वो भी आप सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हैं। या फिर मैं हर 1-2 दिन के बाद वीडियो अपडेट करता रहता हूँ या फिर अपलोड करता रहता हूँ। ये भी आपको, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। इसलिए आप सबके सब सब्सक्राइब करेंगे। और अगर इसमें कोई आपको अड़चन हो या फिर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो 100% आप लाइक कीजिए और अपने अन्य किसान भाइयों को ये शेयर कीजिए। न जाने किस भाई को इस वीडियो पसंद आ जाए और अपने पपीते की खेती के लिए उसका फायदेमंद साबित हो। सो किसान भाइयों, अपने साथ साथ अपने देश का भी विकास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।